नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे सिडनी ऑस्ट्रेलिया से और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो बंधुओं, देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं माई लाइफ शब्दों में भाग 20। तो मित्रों, इसके पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से हमने गुरुकुल छोड़ दिया और इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर मैं और मेरे मित्र धनंजय पांडे अपनी अपनी दिशाओं की ओर बढ़ चले। धनंजय पांडे तो ट्रेन में चले गए आगे बनारस के लिए और बचा मैं रेलवे स्टेशन से बाहर निकला और सोचने लगा कि अगर मैं घर जाता हूं, क्योंकि वहां से घर मेरा नज़दीक था और जब मैं धनंजय पांडे से अलग हो रहा था तब तक तो मेरे मन में यही बात चल रही थी कि हाँ, मैं भी घर जा रहा हूं और उसके बाद मैं कुछ डिसाइड करूंगा कि आगे मुझे ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। लेकिन धनंजय पांडे के जाने के बाद जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन से बाहर निकला तो मेरे दिमाग में कई सवाल और कई बातें एक साथ में चलने लगीं कि अगर मैं घर जाता हूं तो हो सकता है, क्योंकि घर की अपनी एक माया होती है, लोगों के साथ में एक अटैचमेंट होता है और मैं कुछ दिनों से काफ़ी समय से मैं बाहर रह रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से उसी माहौल में चला जाऊं और एक बार घर जाने के बाद में और वहां से निकलना कहीं मुश्किल ना हो जाए। तो इसके लिए मैं वहीं पर बैठ गया बाहर रेलवे स्टेशन के और आधा पौने घंटे तक सोचता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए नए सिरे से। और ज़िंदगी कई बार इसी प्रकार से आपको ऐसे मोड़ों पर ला करके खड़ा कर देती है, ऐसे मुकाम पर ला करके खड़ा कर देती है जहाँ से तय करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन तय करना ज़रूरी भी हो जाता है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि घर कहीं भाग नहीं रहा, परिवार भी कहीं भाग नहीं रहा और आज अगर मैं विचलित होकर के घर की दिशा में चला जाऊँगा तो इस बात की संभावना बढ़ जाएगी कि फिर मैं जल्दी वहाँ से निकल पाऊँ कि न निकल पाऊँ। तो इस एक संशय की वजह से मैंने एक दूसरा निर्णय लिया और निर्णय ये लिया कि इस वक्त मुझे अभी घर नहीं जाना चाहिए। हाँ मित्रों, मैंने घर जाने का निर्णय त्याग दिया और मैंने जाकर के एक टिकट खरीदी और इंतज़ार करने लगा दूसरी ट्रेन का, जो कि जाने वाली थी मुंबई। कुछ टाइम के बाद में ट्रेन आई और मैं ट्रेन में बैठा और इस बार मैं ट्रेन में अकेले सफ़र कर रहा था। इस यात्रा में मेरे साथ कोई नहीं था मित्रों, मैं अकेला था, मेरे अपने लक्ष्य उद्देश्य, और अब पीछे कुछ छूट नहीं गया था। क्योंकि जब पिछली बार निकला था तो उस बार ऐसा था कि पीछे बहुत कुछ संभावनाओं का एक पिटारा छूट गया था। ऐसा लगता था कि कभी भी गुरुकुल आ सकते हैं, कभी भी इसके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इस बार मित्रों कुछ भी नहीं छूटा था। इस बार पूरी तरह से सब कुछ साथ कुछ भी नहीं था, इस बार सब कुछ पीछे छूट चुका था। और मैं ट्रेन में बैठ करके सोच रहा था कि अब इस बार मैं क्या करूंगा, क्योंकि दोस्तों मैं जा मुंबई ही रहा था। तो हुआ क्या था कि जब मैं पचमढ़ी आया था और एक आध महीने सारी सिचुएशन वहां की जब मैंने देखी तो एक काम किया था मैंने 2 पत्र लिखे थे। एक महंत जी के लिए जहां मैं सबसे पहले जाकर के रुका था और दूसरा प्रिंसिपल के लिए। और मैंने उस पत्र में इस बात की चर्चा की कि मेरे पिताजी नहीं हैं, इसके लिए मुझे घर में कुछ ऐसे काम हैं जिनको पूरा करने की जिम्मेदारी मेरे सिर पे आ गई है। अगर मैं इस वक्त ये छोड़ करके आता हूँ तो मेरे परिवार के साथ में काफ़ी दिक्कतें आएंगी, इसलिए मैं इस वक्त घर रुक रहा हूँ। जब मैं इन सब चीज़ों को अपने घर में व्यवस्थित कर लूँगा तो फिर से आकर के और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँगा। मुझे पता नहीं था कि इस पत्र का कुछ मतलब होगा भी कि नहीं होगा, ये पत्र काम करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन मैंने जो उस समय मेरी जितनी समझ थी उसके अनुसार मैंने प्रिंसिपल को और महंत जी को ये 2 पत्र लिख दिए थे। हालांकि मुझे उनका कोई जवाब नहीं मिला था, इसलिए मैं श्योर नहीं था कि वहाँ जाने के बाद में मुझे क्या जवाब मिलेगा, मुझे छात्रावास दोबारा मिलेगा, मेरा एडमिशन दोबारा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मुझे कुछ भी नहीं पता था। क्योंकि ना तो प्रिंसिपल साहब ने कोई जवाब दिया था और ना ही महंत जी ने। एनीवेज, वो यात्रा भी इसी प्रकार के उधेड़-बुन और विचारों से भरी हुई थी और मैं पहुंच गया मुंबई। तो मुंबई पहुंच करके सबसे पहले मैं गया आश्रम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि डायरेक्ट कॉलेज जाना और हॉस्टल जाना ठीक नहीं है, पहले अपने आप को थोड़ा सा व्यवस्थित करता हूं। तो मैं आश्रम गया और वहां महंत जी से मेरी बातचीत हुई तो उस बात से बड़े प्रसन्न थे कि मैंने उनको पत्र लिखा और उन्होंने जैसे पहली बार मेरा स्वागत किया था उसी प्रकार से उन्होंने उसी स्वागत भाव से मुझे स्थान दिया और उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस उनके मन में ये था कि क्या फिर से हॉस्टल जाओगे, तो मैंने बताया, मैंने कहा हाँ गुरुदेव मुझे जाना तो पड़ेगा फिर से हॉस्टल। खैर वो मुस्कुराए और बोले कोई बात नहीं है, आप अपना काम कंटिन्यू कीजिए।
और एक दिन मैं वहाँ रुक करके दूसरे दिन फिर मैं गया कॉलेज जा करके मैं प्रिंसिपल साहब से मिला और उनसे मैंने बातचीत की। तो उन्होंने कहा मुझे तुम्हारा लेटर मिला था और उस लेटर की वजह से हम लोगों ने तभी ये डिसाइड कर लिया था कि जब भी नेक्स्ट टाइम आओगे तो हम तुम्हें छात्रावास और यहाँ एडमिशन दोनों चीज़ें देंगे। यहाँ मित्रों मैंने एक छोटा सा अर्ध सत्य बोला था। हालांकि उस चीज़ को मैं हमेशा अपने मन में ऐसा मानता रहा कि मैंने शायद गलत किया था, लेकिन कहते हैं ना कि मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है, तो ये भी एक प्रकार से जीवन की जंग थी। तो वो अर्ध सत्य क्या था कि मेरे पिताजी का देहावसान तो हो चुका था, लेकिन वो कई वर्ष पहले हो चुका था। और उस वक्त जब मैंने पत्र में बात मेंशन की कि मेरे पिताजी का देहावसान हो गया है, ये बात मैंने उस समय नहीं बताई कि कब उनका देहावसान हुआ। हालांकि मेरे अपने कारण अलग थे, तो ये अर्ध सत्य था। ये अर्ध सत्य बोल करके भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मन में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के एक बैड फीलिंग्स थी मेरे अंदर। फिर क्योंकि बचपन से मेरी जो नानी है वो कभी झूठ नहीं बोली। ये पूरा उनके विषय में कई गांवों में बात चर्चा का विषय थी कि हमारी जो नानी है वो कभी झूठ नहीं बोलती। अगर उनके सामने ऐसा कोई धर्म संकट आ जाए कि आपको कुछ तो बोलना पड़ेगा और वो बोलने से कहीं ना कहीं कोई चीज़ बिगड़ने वाली है, बात बिगड़ने वाली है, रिलेशंस खराब होने वाले हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर गांव में प्रधान के चुनाव हो रहे हैं तो गांव के कई लोग प्रधान के चुनाव में खड़े होते हैं और वो आकर के पूछते थे कि हमको वोट दोगे कि नहीं दोगे। तो उनका स्पष्ट जवाब होता था कि मैं किसको वोट दूंगी, ये राइट्स मुझे गवर्नमेंट ने दिए हैं और इसे मैं सीक्रेट रख सकती हूँ, तो मैं बताऊंगी नहीं कि मैं किसको वोट दूंगी। जिन्हें वोट देना होता था उन्हें भी वो कभी नहीं बोलती थी, तो लोग उनसे खैर जिद भी नहीं करते थे। तो एक सत्य धर्म का मार्ग अपनाना ये हमने अपनी नानी से सीखा था। तो हालांकि इसमें सत्य तो था लेकिन अर्ध सत्य था। तो उस चीज़ को लेकर के मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि ये सब चीज़ें मेरे मन में तभी भी चला करती थी और अभी भी चलती हैं। मुझे असत्य से थोड़ी सी दिक्कत होती है और मुझे लगता है सबको होनी चाहिए, लेकिन ये हमारे अभ्यास में, जीवन के अभ्यास में भी थी बातें कि कभी भी अनावश्यक झूठ नहीं बोलना चाहिए। मुझे लगता है इस प्रकार से जब आप किसी चीज़ का पालन करते हैं तो शायद उसका महत्व भी बढ़ जाता है। तो मैंने अर्ध सत्य बोला, मतलब थोड़ा तो उसमें झूठ था जो कि नहीं बोला गया था, छिपा हुआ झूठ था जो मेरे पिताजी की मृत्यु से संबंधित समय से रिलेट करता था। लेकिन मुझे हॉस्टल में भी एडमिशन मिल गया और मेरा आश्रम में भी उसी प्रकार से रिलेशन बना रहा। तो मित्रों, जिंदगी इसी प्रकार से मुंबई में भी चलने लगी और काफ़ी आसान और सहज सी थी। लेकिन मन में कुछ और भी बातें थीं जिनको लेकर के मैं सोचा करता था कभी भविष्य में कि अगर मैं मुंबई गया तो ये भी करूँगा। इसके लिए मुझमें शायद साहस नहीं था या पता नहीं, मेरे सामने ऐसा माहौल नहीं था, क्योंकि मैं हॉस्टल में रह करके अगर ऐसी कोई चर्चा हमारे टाइम पीरियड तक अगर इस प्रकार की कोई चर्चा करते तो थोड़ा सा मजाक का विषय बन जाया करता था। तो वो संकोच बस मैंने कभी किसी से चर्चा नहीं की और मुझे पता भी नहीं था कि मुझे इस काम को किस प्रकार से करना है। तो मुझे लगता है जब आप कोई इच्छा बहुत गहरे मन में करते हैं तो ईश्वर उसको समझते हैं और ईश्वर कहीं ना कहीं से उसके लिए कोई ना कोई रास्ता खोलते हैं। तो इसी प्रकार एक दिन मैं शाम को करीबन 6-7 बजे होंगे और गेट के बाहर, हॉस्टल के गेट के बाहर यूं ही बैठा हुआ था। तो एक सज्जन आए, मेरी ही उम्र के थे, उनका नाम है लखन शर्मा और उनके हाथ में कुछ चीज़ें थीं। वो आए और उन्होंने 1-2 लोगों का नाम पूछा जो कि उस समय हॉस्टल में नहीं थे। तो मैंने कहा नहीं, वो तो इस समय नहीं है, अगर कोई संदेश हो, कोई मैसेज हो तो आप बताइए, मैं उनको बता दूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरे पास में ये टिकट्स हैं और ये मैं उनको देने के लिए आया था। मैंने कहा किस चीज़ की टिकट हैं? तो उन्होंने बताया कि ये हमारा शो होने वाला है। तो वो थिएटर से जुड़े हुए व्यक्ति थे और उनका एक शो होने वाला था, उसके वो टिकट्स वहाँ पर देने आए थे। उनको पता था कि ये हॉस्टल है तो यहाँ 20-25 टिकट्स तो आराम से निकल जाएंगी। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो ये टिकट्स आप मुझे दे दीजिए और इनके जो भी पैसे बनते हैं वो मैं आपको दे देता हूँ, और अगर कोई तैयार होगा तो ठीक, नहीं तो फिर जो भी होगा। लेकिन इन टिकट का लगभग 20 टिकट्स थी, मैंने कहा इनका मैं आपको पैसा दे देता हूँ। मुझे नहीं पता कि ये निर्णय मैंने इतनी जल्दी क्यों ले लिया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये एक शायद रास्ता है, खुल रहा है, जिससे मैं आगे अभिनय के क्षेत्र में जा सकता हूं या कुछ कोशिश कर सकता हूं। तो ये एक सही व्यक्ति हैं क्योंकि एटलीस्ट इनको कुछ चीज़ें पता हैं। अब तक मैं आप लोग मित्रों जान चुके हैं कि मेरा जो पिछला जीवन था वो
किस प्रकार से गुजरा। तो वहाँ ऐसा कोई अवसर कभी था ही नहीं कि मैं अपने मन की इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी दिशा में आगे बढ़ पाता। तो मुझे लगा कि ये एक अवसर है इनसे रिलेशन बनाने का और इनके साथ में आगे बढ़ने का। पर मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की कि अगर आपका शो खत्म होने के बाद में संभव हो तो आप मुझे अपने डायरेक्टर से मिला दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, मैं इतनी सारी टिकट्स ले रहा था तो उनको भी बड़ी खुशी हुई। बोले एकदम चिंता मत करिए, आप शो देखने आइए और या तो पहले या तो बाद में, और ये मेरा नाम है, आप आकर के बैक स्टेज में पहले से पूछ लीजिएगा, मैं आपको अपने डायरेक्टर से मिलाऊंगा डेफिनेटली। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नेक्स्ट शो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको कोई ना कोई रोल मिल जाए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने उनसे वो टिकट्स ले लिए और कुछ पैसे मैंने उनको उसी दिन दे दिए और कुछ पैसे जो बैलेंस थे उन टिकट्स के मैंने बाद में दिए। हालांकि हॉस्टल में मैंने लोगों से बताई ये बात कि भाई ये टिकट्स आए हैं इस प्रकार से। एक दो लोग और शायद मेरे साथ में कोई देखने गया था, बाकी किसी का इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि किसी के पास में उतना टाइम भी नहीं था। तो वो शो देखने में गया और मैंने जा करके लखन शर्मा जी का नाम पूछा वहाँ वॉचमैन से। तो उन्होंने पहले ही बता रखा था, तो उन्होंने बताया कि हम वो बैक स्टेज ग्रीन रूम उसको बोलते हैं जहाँ पर मेकअप वगैरह सब कुछ होता है। तो मैं क्योंकि थोड़ा पहले पहुँच गया था, वहाँ जा करके मैं उनसे मिला। तो उन्होंने मुझे डायरेक्टर साहब से मिलाया। अब वो जीवित नहीं है, उनका नाम था ML कश्यप। तो मैं कश्यप सर से मिला तो उन्होंने कहा ठीक है ये शो देखो, एंजॉय करो, और इसके बाद में जैसे ही हमारी रिहर्सल्स शुरू होंगी तो लखन आपको बता देगा, तो फिर इसके बाद में आप आकर के मुझे वहाँ मिलिए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और वो शो देखा और मैं चला आया। और वो रात भी बड़ी उथल पुथल वाली थी। मेरे दिमाग में मेरा अपना पिछला जीवन बहुत तेज़ी के साथ में चल रहा था। मुझे याद आया कि जब मैं सेकेंड स्टैंडर्ड में था तो पहली बार मैंने एक्टिंग की थी अपने स्कूल में। तो ये 15 अगस्त और 26 जनवरी जो हुआ करते हैं इनके सेलिब्रेशन में, हमारे टाइम पीरियड तक ऐसा होता था स्कूल कॉलेजेस में कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन होता था, नाटक हुआ करते थे। तो मैं जब सेकंड स्टैंडर्ड में था तो एक छोटी सी लघु नाटिका थी जो आधा घंटे की थी। तो 2 कैरेक्टर्स उसमें थे। एक मेन कैरेक्टर था जो मैंने किया था और एक और मेरे दूसरे मित्र थे उन्होंने किया था। उनका नाम है पन्ना लाल बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं वो, बहुत अच्छी पेंटिंग वगैरह करते हैं, मेरे बहुत बचपन के मित्र थे। जिस दिन सुबह ये प्ले था वो रात में सो नहीं पाया था और रात में भी मैं डायलॉग्स बोल रहा था, इवन नींद में बोल रहा था। मेरी अम्मा ने मुझे बताया था कि तुम रात भर डायलॉग्स ही बोल रहे थे। तो मुझे पता नहीं कब नींद में, मैं इतना ज़्यादा एक इंटरेस्ट था इन चीज़ों पर। लेकिन हालात और परिस्थितियाँ आपको अपने इंटरेस्ट से किस तरह से अलग कर देती हैं वो सब कुछ भी मैं अपने जीवन में उतने से जीवन में देख चुका था। और उसके बाद मुझे याद है मैंने शायद 9th वगैरह में भी 1-2 बार पार्टिसिपेट किया था इसी तरह से स्कूल कॉलेज के जो भी फंक्शन होते हैं। तो एक कहीं ना कहीं अंदर ये चीज़ें थीं। अच्छा एक बात और बताना चाहता हूँ मैं आपको कि जब पिताजी नहीं रह गए थे उस बीच जब मैं अपने गांव में हुआ करता था, मेरा गांव फतेहपुर जनपद में है और गांव का नाम है हरदौलपुर। ये करीबन 20-25 किलोमीटर दूर है फतेहपुर से और बगल में एक बड़ा गांव है जिसका नाम है लालपुर दरौटा। तो उस लालपुर दरौटा की ग्राम पंचायत में 5 गांव आते हैं जिसमें से ये एक छोटा सा गांव है। तो मेरा ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इंटरेस्ट कितना था अभिनय के क्षेत्र में उस टाइम तक। ये उसी दौर की बात है कि एक बार वहां पर लालपुर में हो रही थी रामलीला, तो हम लोग देखने वगैरह जाया करते थे। तो संयोग से कुछ रामलीला के कलाकार शायद उस दिन नहीं आए थे, तो वो शो कैंसिल नहीं कर सकते थे बिकॉज बहुत सारे लोग, कई गांवों से लोग इकट्ठे हुआ करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि उनके अपने कुछ और भी प्ले वगैरह रेडी हुआ करते थे। तो उन्होंने उस दिन जिस नाटक का मंचन किया वो नाटक जालंधर वध समथिंग, जालंधर वध या कुछ ऐसा नाम था, उससे रिलेटेड था कुल मिला करके। तो वो पूरी रात नाटक हुआ। उस नाटक को जब हम लोगों ने देखा, मेरे और भी उस समय के जो गांव के मित्र थे गए हुए थे, मुझे याद है मित्रों, पता नहीं उस टाइम पे मेरी मेमोरी बहुत अच्छी थी, याददाश्त बहुत अच्छी थी कि आ करके मैंने गांव में पूरी एक टीम बनाई अपनी ही उम्र के और कुछ साल 2 साल छोटे बड़े लड़कों को लेकर के। और वो इतना ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में कि मुझे अक्षरशः डायलॉग तक याद हो गए थे, एक एक एंट्री याद हो गई थी, सीन से याद हो गए थे, कैरेक्टर से याद हो गए थे। तो मैं करीबन 2 महीने तक, एक मेरे मित्र हैं मेरे गांव में, अब देखिए एक ज़माना हो गया उन सब लोगों से मिल करके, उनका नाम है सुरेश शुक्ला। तो उनका एक काफ़ी बड़ा हॉल जैसा था, तो गर्मियों का मौसम था, तो वहाँ जा कर के हम लोग पूरे दिन दोपहर में जो है, तो जब सब लोग सो जाया करते थे
तो वहाँ जाके हम लोग रिहर्सल किया करते थे। मैं निर्देशन का कार्य किया करता था, एक्टिंग भी करता था। हम लोगों ने कैसे कैसे कपड़े काट वाट करके कैंची से अपने पास जो भी सामर्थ्य थी उस हिसाब से बनाया, और मुकुट बनाए थे अपने, सब कुछ सारा कुछ जो है चमकीला उमकीला ला करके, वो कैसे बचपन के दिन बड़े अच्छे थे। तो इतना इंटरेस्ट था, हमने करीबन 2 महीने तक उसकी रिहर्सल की थी। हमें था एक दिन हम शाम को कहीं परफॉर्म करेंगे, गांव में ही ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन एक दिन सुरेश शुक्ला जी के पिताजी दोपहर में आ गए। उनको कहीं हमारे यहाँ से आवाज़ें आ रही थी उस हॉल से, तो एक्टिंग में सब चीखना चिल्लाना वो सब कुछ हो रहा था, तो उन्होंने आकर के बहुत डांटा वाटा, तो हम सब लोगों को भगा दिए। तो भैया वो हमारा प्रोजेक्ट वहीं पर समाप्त हो गया। लेकिन ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि ये एक मेरा इंटरेस्ट था। किंतु पिताजी के न रह जाने के बाद में, देखिए मैंने आपको बताया कि पिताजी के न रह जाने के बाद में मैं अपने कजिन वगैरह, मेरे जो दादाजी चाचा जी वगैरह थे, मैं उनकी फैमिली के साथ टाइम ज़्यादा बिताया करता था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस बात का भी एहसास था कि आपकी अपनी जो रिस्पेक्ट है अपनी कुवत के हिसाब से होती है, अपनी पावर और स्ट्रेंथ के हिसाब से होती है। देखिए मैं जिस जनपद का हूँ और उत्तर प्रदेश के उन 2-4 जिलों का जो माहौल है, वो माहौल इतना सॉफ्ट नहीं है। वो काफ़ी, अभी भी मेरे ख्याल से वहाँ काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं, और उस टाइम पर भी थी। तो मुझे इस बात का एहसास था कि कल को अगर मेरे साथ कहीं कोई होनी अनहोनी हो जाती है, आई मीन अगर कहीं कोई कुछ झगड़ा हो जाता है, मान सम्मान के खिलाफ कुछ हो जाता है, तो शायद मैं इस बात को लेकर के अपने फैमिली के उन लोगों के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने उनकी एक आड़ ले रखी है कि लोगों को ये लगे कि ये सब लोग मेरे साथ में, लेकिन मैं कहीं अगर कोई झगड़ा फिसाद या ऐसी किसी उलझन में फंस जाऊंगा तो मैं शायद परिवार से अपेक्षा नहीं करूंगा, और परिवार भी आकर के मेरे लिए क्यों लड़ेगा। तो उस टाइम पर ये सारी सिचुएशंस को देखते हुए मेरे कुछ मित्र मैंने बनाए थे, ऐसा नहीं कि बन गए थे, कुछ मैंने मित्र बनाए थे। अब उनको मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा, बस आप ये समझ लीजिए कि वो किस प्रकार के मित्र रहे होंगे। कि वो 10-12 लोग थे जो हमारा पूरा एक मित्र मंडली थी, उसमें से 2 या 3 लोग ही अब जीवित हैं, बाकी या तो पुलिस इनकाउंटर में मार दिए गए या किसी और ने उनका मर्डर कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि किस टाइप के लोग थे। लेकिन उसका मुझे बेनिफिट ये हुआ कि उनके साथ कभी कभार कुछ असलहे लेकर के, कुछ रिवॉल्वर्स, बंदूकें, ये सब लेकर के गांव में, अपने गांव में इधर उधर कहीं 1-2 बार 2-3 महीने में उनके साथ घूम जाना, तो लोगों को लगता था कि ये इनके साथ मिले हुए हैं। तो एक थोड़ा सा आपका अर्दब पानी बना रहता है, थोड़ा सा दबाव बना रहता है, सोसाइटी में आपके साथ में कोई बदतमीजी नहीं करता। केवल यही इरादा था मेरा, और ये मैंने बड़ी स्मार्टली उन लोगों के साथ में इतना उठना बैठना बनाया था। 1-2 बार मैं अपने ननिहाल में, क्योंकि हमारे पास ज़मीन वगैरह ननिहाल में भी है, तो लेकिन संबंध मेरे उनके साथ में अच्छे थे। वो लोग भी कोई बुरे लोग नहीं थे, मैंने कभी कोई गलत काम उनके साथ में नहीं किया, और वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे, क्योंकि उम्र की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो शायद उस ग्रुप में मैं सबसे छोटी उम्र का व्यक्ति था। लेकिन मेरा मान सम्मान सब कुछ उनकी वजह से उस टाइम पीरियड में सुरक्षित रहा। लेकिन अब संगत का तो असर होता है, और हुआ भी यही कि करीबन 1.5-2 साल के बाद में कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जहां पर मुझसे भी अपेक्षा की गई कि मैं भी उनको ज्वाइन करूं। तो हमारे ग्रुप में एक सज्जन थे, उनके किसी रिलेटिव के यहाँ कोई प्रॉब्लम हुई थी, तो यहाँ से 10-15 लोगों को ये सब असलहे वगैरह लेकर के और वहाँ जाना था, जिसे हमारे यहाँ पर चढ़ाई बोलते हैं। तो अब जब कहा गया, आप क्योंकि आपके कहने पर 4 बार कोई आया है, तो एक बार आपको अगर बुलाया जाएगा तो जाना तो पड़ेगा, तो मैं भी गया। लेकिन वहाँ फिर चीज़ें ऐसी हुई, हालांकि हम 3-4 लोग तो आ गए थे, और 2-4 लोग बाद में वहाँ पर प्रॉब्लम में फंस गए, पुलिस केस वगैरह भी हुआ। फिर मेरे ब्रदर मुझे देखते हुए, फिर मेरे ब्रदर को पता चला, तो क्योंकि घर छोड़ के मैं, मेरे अपने एक रिलेटिव हैं, मेरे जो दादाजी अभी नहीं रह गए ये दिसंबर-जनवरी में, तो उनके यहाँ वो अपनी, क्योंकि ससुराल में उनको प्रॉपर्टी मिली हुई है, तो वहाँ रहते थे, तो मैं वहाँ चला गया था। तो मेरे ब्रदर को पता चला, सबसे बड़े वाले भाई साहब जो नहीं हैं, तो वो बेचारे वहाँ तक आए, और उन्होंने आकर के केवल एक प्रश्न किया था मुझसे। मैंने उनको देख लिया, मैं भागा नहीं उनको देख करके, क्योंकि मुझे उनको देख के भी बहुत अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था, और मुझे बुरा लग रहा था कि मेरी वजह से मेरे भाई साहब को इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। तो उन्होंने मुझसे पूछा, एक ही प्रश्न किया था कि क्या ये तुमको शोभा देता है? तो मैंने उनसे कहा था कि न ये शोभा देता है, और ना कभी ये रिपीट होगा। और उसके बाद ही फिर सारा ऐसा कुछ ईश्वर ने कार्यक्रम रचा कि मैं गुरुकुल चला गया, और फिर गुरुकुल के बाद में मेरी ज़िंदगी जो है इस प्रकार से आगे आ गई। तो वो इस दरमियान जिन लोगों से मेरा मिलना वगैरह हुआ था, वो बस उतने कालखंड के लिए था, और उसका पर्पज़ केवल इतना था, अपने आप को सुरक्षित रखना है।
और जो लोग बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर या इलाहाबाद, कानपुर उस तरफ के जो लोग हैं, वो लोग शायद मेरी इस बात को बेहतर समझ पाएंगे। और अगर आप समझते हो कि ये आज से 30 साल पहले कितना इम्पोर्टेंट रहा होगा इस प्रकार से अपने जीवन को सुरक्षित क्योंकि अब हालांकि माहौल काफ़ी चेंज हो चुका है, लेकिन उस समय इनकी शायद कुछ अनिवार्यता, उपयोगिता थी, तो इसके लिए किया। हालांकि मुझे पता था कि मैं इस दिशा में आगे नहीं बढ़ूंगा और ये मेरा फील्ड नहीं है, और इस तरह का कुछ भी करके मुझे कोई बहुत मज़ा भी नहीं आता था, लेकिन वो उतना सा मैंने संबंध बनाया था। लेकिन किंतु इन सब कारणों से मेरा जो अपना पर्सनल शौक था, जो मेरी इच्छा थी अभिनय के क्षेत्र की, वो कहीं बहुत पीछे छूट गई थी। मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरी अपनी कुछ इच्छाएं भी हैं, मेरे अपने कुछ शौक भी हैं। लेकिन जब मैं यहाँ लखन शर्मा जी से मिला और ये शो देखा, तो एक बार फिर से वो पुनर्जीवित हुई। और उस रात यही सारे विचार चलते रहे कि किस तरह से ज़िंदगी ने करवटें बदली और कहाँ से और कैसे कैसे होकर के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मुझे लगा ईश्वर शायद इस दिशा में आगे ले जाना चाहते हैं, और कितना ले जाना चाहते हैं, क्या करेंगे। मैं शुरू से कहता आया हूँ, लगभग मैं हर बार ये बात कहता हूँ कि मैं हूँ बिलीवर, मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूँ, और मैं उसको हमेशा पहचान भी पाया कि हाँ, शायद ईश्वर ने यहाँ पर मुझ पर कृपा की है। कुछ नहीं, 4-5 दिन के बाद में रिहर्सल्स शुरू हुई, तो लखन शर्मा जी ने मुझे सूचित किया। उस टाइम पर फ़ोन वगैरह ये सारी व्यवस्था नहीं थी, तो लखन जी आकर के एक दिन मुझे उन्होंने बताया कि कल यहाँ एक वर्डा हाई स्कूल, वर्डा ही नाम है शायद, मुंबई वीटी के पास में एक हाई स्कूल है। तो अक्सर मुंबई में जो रिहर्सल्स वगैरह होती हैं वो कहीं ना कहीं स्कूल शाम के वक्त में किराए पे लिए जाते हैं, वहाँ के कक्ष, तो रिहर्सल के लिए लोग देते हैं, उसके लिए कुछ पैसे वगैरह भी दिए जाते हैं। तो वहाँ रिहर्सल होती थी। तो ये वहाँ की अभी भी शायद कल्चर है कि रिहर्सल के लिए लोग स्कूलों में जा कर के और जगह हायर कर लेते हैं। तो गए, वहाँ जा कर के देखा। पहली बार जब मैं वहाँ पर रिहर्सल में गया तो मैंने देखा कि वहाँ तो 30-35 लोग हैं, लड़के लड़कियाँ सब कुछ हैं। तो मुझे अंदर से बड़ा डर जैसा लग रहा था। तो भी डायरेक्टर साहब से, कश्यप सर से मैं मिला, तो कश्यप सर ने मुझे जो है एक सीन दे दिया, बोले इसको तैयार कर लो और अभी मैं देखता हूँ आपको। मैंने ठीक है, तो वो मैंने लगाए, रट्टे वट्टे लगाए और तैयार कर लिया। तो सबके सामने उन्होंने कहा आ जाओ, और सारे लड़के लड़कियां बैठे हुए, और वहाँ जा कर के जो रिहर्सल के लिए जो जगह होती है, उन्होंने कहा कि चलो शुरू हो जाओ। वो सचमुच बहुत अच्छे निर्देशक थे। उन्होंने कहा कि मैं समझ रहा हूँ पहली बार है इसलिए तुमसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन डोंट वरी, मैं तुम्हें तैयार कर लूँगा। उनको बड़ा कॉन्फिडेंस था मुझ पर। और एक बात मैं यहाँ पर बताऊँ कि वो जो उम्र थी, और जो अब तो चलिए मेरी एक उम्र हो गई है, और अब शायद समय के हिसाब से हर चीज़ ढल भी जाती है, परिवर्तन आ जाता है। उस टाइम पर मैं थोड़ा ठीक ठाक सा हैंडसम सा दिखता भी था। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिएगा ये पिक्चर्स में कि ये कुछ मेरे पास पिक्चर्स हैं उस टाइम के, तो इनको आप देखिए तो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम पर मैं कैसा दिखता था। तो आपके जो आसपास के लोग हैं वो अक्सर ये चीज़ कहा करते हैं कि भाई आप अभिनय क्यों नहीं करते, एक्टिंग में क्यों नहीं जाते हैं, एक्टिंग में क्यों नहीं आजमाते हैं अपने आप को। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, और अपने अंदर भी फिर वैसी ख्वाहिशें पैदा होती हैं। तो इसकी वजह से मैंने कोशिश की, तो ये मुझे फिर एक वहाँ पर रोल मिल गया। और कश्यप सर ने मुझे उस आने वाले नए प्ले के लिए उन्होंने एक रोल दे भी दिया, और मैं अपना स्क्रिप्ट मिल गई तो मैं उसे याद करने के उस सब में 15-20 दिन हमने रिहर्सल की। अचानक 15-20 दिन के बाद में क्या हुआ कि कश्यप सर की तबीयत खराब हुई और वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए। मुझे पता चला तो लखन शर्मा से ही पता चला था, क्योंकि लखन शर्मा जी का उनके घर में आना जाना सब कुछ था। तो उन्होंने बताया कि सर की तबीयत ठीक नहीं है, तो अब रिहर्सल्स जब तक वो हॉस्पिटल में होंगी नहीं, तो मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने, चलोगे क्या मिलने। तो मैंने कहा मुझे उनका एड्रेस बता दो कौन से हॉस्पिटल में है, और मैं उनसे अकेले जा करके बाद में मिल करके आऊँगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। पता नहीं, लेकिन मैंने उनको ये एक्सक्यूज़ दिया, और दूसरे दिन मैं हॉस्पिटल गया। और जो लोग थिएटर की दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं, मुझे आज की परिस्थितियां तो नहीं पता हैं, स्पेशली मुंबई में जो हिंदी थिएटर की परिस्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। उसके पीछे की सिंपल सी वजह ये है कि ज़्यादातर मूवीज़ और सीरियल्स ये सब हिंदी में बनते हैं, बाकी भाषाओं में भी ऑफ कोर्स बनते हैं, लेकिन इंटरटेनमेंट के लिए हिंदी भाषा में चूंकि आपके पास फिल्में और सीरियल्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हिंदी थिएटर देखने वालों की संख्या काफ़ी कम है।
बाकी अगर आप गुजराती प्ले करते हैं, मराठी प्ले करते हैं या इंग्लिश प्ले करते हैं तो इंग्लिश में एक थोड़ा सा हाई फाई फंडे की वजह से भी लोग आपको ऑडियंस मिल जाती है। हिंदी के लिए भी नहीं मिलती ऐसा नहीं है, मिलती है, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें अन्य भाषाओं से मुंबई में तो मुझे लगता है थोड़े से कम लोग मिलते हैं। एनीवेज, तो बहुत अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं होती है हिंदी थिएटर करने वालों की, या तो फिर गवर्नमेंट से आपको कुछ मिल रहा हो तो अलग बात है। तो मैं कश्यप सर से हॉस्पिटल में मिलने गया तो उनकी पत्नी और उनकी बेटी वगैरह वहाँ सब लोग थे, और मिल करके तो मैं कुछ फल और एक बुक्के लेकर के गया था। और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि जब मैं चलने लगा तो मैंने कश्यप सर को जो है प्रणाम किए, चूँकि ये मेरी अपनी एक सभ्यता थी। बचपन से हम स्कूल कॉलेज भी जाते थे तो हम अपने जो हमारे अध्यापक और शिक्षक होते थे हम सबके पैर छुआ करते थे। हमें ये भी बहुत अच्छी तरह से याद है कि हम जब अपने कॉलेज या स्कूल में पैर छुआ करते थे तो ये नहीं देखते थे कि हमारे अध्यापक का सरनेम क्या है। हालांकि मैं ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता था, लेकिन हम सब लोग अपने किसी भी सरनेम जाति धर्म के हों उनके सबके पैर छुआ करते थे। ये हमारे टाइम तक कल्चर थी। अब तो चूँकि शिक्षा में और हर दिशा में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं तो मेरे ख्याल से इस विषय में भी परिवर्तन आ गया होगा। तो मैंने कश्यप सर के पैर छुए और उनके हाथ में 2000 रुपये रखे। ये देखिए घटना मेरे ख्याल से 93 या 94 की कुछ है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। और उस टाइम पर 2000 रुपये ठीक ठाक से पैसे हुआ करते थे, मतलब इतने कुछ खास भी नहीं थे लेकिन इतने बहुत कम भी नहीं थे। मैंने कहा सर एक शिष्य की ओर से आपके लिए भेंट है और आप इसे मना मत करिएगा। जब मैंने उनके हाथ में पैसे रखे तो कश्यप सर की आंखों से आंसू आ गए थे और वो कुछ बोल नहीं पाए। मैंने कहा नहीं संकोच मत करिए सर, और जल्दी से आप ठीक होकर के आइए, फिर से हम रिहर्सल में मिलते हैं। तो एक आध हफ्ते के बाद में वो ठीक होकर के आए और रिहर्सल हमारी फिर से शुरू हुई। तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, मुझे लगता है, हालांकि मैंने ये किसी उद्देश्य से नहीं किया था, लेकिन सही टाइम पर सही एक्ट करने से मुझे लगता है कि कई बार काम अच्छे बन जाते हैं। उस प्ले में जो एक्टर थे, जो मेन लीड कर रहे थे, पता नहीं मुझे उनका नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, खैर मैं ले लेता हूँ। उनका नाम है संतोष तिवारी। वो भी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। बाद में भी हमारा काफ़ी दिनों तक उनके साथ में मिलना जुलना, जब तक मैं मुंबई में था फिर वो वापस चले गए थे अपने गाँव, तो भवंस कॉलेज में पढ़ते थे। हम सब ज़्यादातर लोग जो हैं स्टूडेंट्स थे। मेरे एक और मित्र थे, देखिए नाम याद आ रहा है, इसी ग्रुप में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, संतोष अम्बस्ट, तो वो भी उस समय इंटरेस्टेड हुआ करते थे। तो मतलब था, बड़ा ग्रुप था। तो इस प्ले के असल में हीरो संतोष तिवारी जी थे। लेकिन ये घटना होने के बाद में, हॉस्पिटल वाली ये घटना होने के बाद में, जब दोबारा रिहर्सल्स शुरू हुई और उनका थोड़ा सा कुछ और एक प्रॉब्लम, इंटरनल प्रॉब्लम, ग्रुप में ही कुछ प्यार मोहब्बत को लेकर के कुछ एक इशू भी उसी बीच में क्रिएट हुआ था। तो एक वो एक्सक्यूज़, और ऊपर से मुझे लगता है कि कश्यप सर मेरे साथ थोड़े से ज़्यादा सॉफ्ट हो गए, तो उन्होंने उनको उस रोल से हटा करके और मुझे उसमें रिप्लेस कर दिया। खैर ये तो थिएटर की दुनिया की अपनी कहानियां हैं, चलती रहीं। हालांकि कश्यप सर वो प्ले फिर दोबारा स्टेज तक नहीं ले जा पाए। हमने रिहर्सल ज़रूर की, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। मैं कहूँ कि अभिनय की जो एक प्रोफेशनल एजुकेशन है मुझे उन्हीं से शुरुआती दौर पर मिली। तो जो सीखा शुरुआत में मैंने कश्यप सर से सीखा, तो इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और आप सबसे भी दुआ करता हूँ कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें। क्योंकि उसके बाद फिर से वो बीमार हुए और डायग्नोस्ड हुआ उनको कैंसर, फिर वो कभी ठीक होकर के घर नहीं आया और उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन जब आपका एक सिलसिला शुरू होता है तो एक के बाद एक, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भगवान आपके लिए रास्ता खोलते हैं। तो जब मैं यहाँ पर रिहर्सल कर रहा था तो वहाँ एक और दूसरे एक्टर थे, तो उन्होंने मुझे एक दूसरे डायरेक्टर से मिलवाया जा करके, और वो भी एक नया प्ले शुरू करने वाले थे। उन्होंने, क्योंकि तब तक मैं कश्यप सर से काफ़ी कुछ सीख चुका था, तो उन्होंने स्क्रिप्ट वगैरह मुझे दे करके और 2 दिन बाद बुलाया कि आओ और ये वाला रोल तैयार करके आना, मैं आपको देखूंगा। तो एक तरह का वो ऑडिशन था, तो उन्होंने लिया और वो उनको अच्छा लगा, तो फिर उस प्ले में मुझे उन्होंने मेन लीड दिया था। तो मित्रों, अपनी ज़िंदगी का जो पहला प्रोफेशनल शो था, प्ले था, वो मैंने किया था पृथ्वी थिएटर में। जी हाँ मित्रों, जो लोग एक्टिंग की दुनिया से जुड़े हुए हैं और थिएटर स्पेशली जो जानते हैं, उनको पता होगा कि पृथ्वी में परफॉर्म करने को लेकर के भी शुरुआती दिनों में काफ़ी स्ट्रगल होता है। तो भगवान की दया से जो मेरा पहला शो हुआ था, जो पहली परफॉर्मेंस हुई थी मेन लीड में, वो मैंने पृथ्वी थिएटर में किया था। उसके बाद ज़िंदगी और आगे बढ़ी, कुछ और घटनाएं ऐसी घटी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है
मुझे लगता है अब चूंकि मुझे अपने वो पुराने दिन सारे याद आने लग गए हैं, तो इसके बाद वाला एपिसोड ज़रूर देखिएगा, माई लाइफ शब्दों में भाग 21। तो मिलता हूं दोस्तों अपने किसी दूसरे और वीडियो में, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज की आपको सूचना प्राप्त हो सके। लाइक कीजिए और खुश रहिए अपनी ज़िंदगी में। मिलता हूं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।